students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel Mudita IAS Warriors. So बच्चों, सोशल स्टडी का पेपर जा चुका है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अब नहीं सोचना है. नेक्स्ट एग्जाम है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम साइंस का. साइंस और मैथ्स आपके दो ऐसे मेजर सब्जेक्ट हैं जिसमें हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है. सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन जहां से आपका 90 to 95% पेपर बनने वाला है. सो अगर आप लोग अपना पूरा सिलेबस कर चुके हो, ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास के टॉपर हैं या पूरा सिलेबस कर चुके हैं, तो वो स्टूडेंट सबसे पहले इन टॉपिक को रिवाइज करेंगे एटलीस्ट 2 या 3 बार, उसके बाद ही कुछ करेंगे. और ऐसे बच्चे जो कैटेगरी बी में आते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यार एक दिन में क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कहाँ से इनिशिएट करूं, तो जो टॉपिक यहाँ पे मैं बताऊंगी केवल उतना ही कर लो, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और हो सकता है 40/40 भी कर लो. ठीक है, सिर्फ उतना पढ़ लो और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं. ठीक है, तो ये समझ लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है. सारे चैप्टर वाइज मैंने टॉपिक किया है. आप चाहे तो इसे अपना सपोर्ट मटेरियल अगर आपके पास है तो वहाँ पे टिक भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप लिख के रख सकते हैं या एनसीईआरटी की बुक खोल के वहाँ पे टॉपिक को मार्क कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले गाइज हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. ध्यान से समझते चलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे आपकी सारी केमिकल रिएक्शन आ जाती हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जितनी भी तरह की रिएक्शन है ये सारी आ जाती हैं. एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. जब मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बोल रही हूँ तो यहाँ पे पूरी 6-7 तरह की जो आपकी रिएक्शन दी है सारी की सारी इंक्लूड होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक. और जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो मेरा मतलब है कि आप हर रिएक्शन का एग्जाम्पल करोगे. जब आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हो तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो MgO बनाता है, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है. आपको डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की होती है. ठीक है, फोटो से लाइट से, सनलाइट से होती है, इलेक्ट्रिसिटी से होती है, और तीनों के आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए. हर रिएक्शन का केमिकल एग्जाम्पल पता होना चाहिए. केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन. मैंने आपको कई बार बताया है, हर रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल जरूर करना है. ठीक है, कुछ रिएक्शंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हें ज़रूर देखना है. इसके बाद आपका डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, तो वहाँ पे आपकी रिएक्शन होती है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड वाली डबल डिस्प्लेसमेंट, आयन एक्सचेंज वाली. तो सबके एग्जाम्पल आपको ज़रूर करने हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सिर्फ इसमें ये करना है. सेकेंड चीज़ करना है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन बच्चे सोच रहे होंगे MCQ टाइप है, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. अगर आप सपोर्ट मटेरियल में देखोगे वहाँ दिया है. अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखोगे CBSE का, जो इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, वहां पे भी बैलेंसिंग से क्वेश्चन दिया है. तो आपसे या तो वो क्वेश्चन में दे देगा ऑप्शन ABCD की कौन सा सही से बैलेंस कर रखा है, ठीक है, या फिर अनबैलेंस रिएक्शन दे देगा और ऑप्शन में बोलेगा कि ये बैलेंस कौन सा सही है, आप ऑप्शन चूज करो. तो मैंने आपको ABCD मेथड दिखाया था. PKD साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया था कि आप 5 सेकंड में, 5 से 20 सेकंड में, 20 से 30 सेकंड में कोई भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो ABCD मेथड से. तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये आपको करना है. और बैलेंस करने में एक लॉ फॉलो होता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उस लॉ को आपको पता होना चाहिए. लॉ की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए. और बैलेंस करने में कौन सा लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पता होना चाहिए. इसके अलावा यहाँ मैंने नोट में लिख रखा है, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ना है मैग्नीशियम रिबन वाला, कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो रिएक्शन है Mg+O2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है. MgO बनाता है. इसका आपकी बुक में एक्टिविटी में भी दे रखा है कि यहाँ पे ऐश बनता है जो लास्ट में MgO बनता है, इसका कलर क्या होता है. ठीक है, जब आप मैग्नीशियम लोगे तो ये किस फॉर्म में होगा, और इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इसके अलावा आपको केमिकल रिएक्शन पढ़नी है. क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम को लेके रिएक्शन है कि जो क्विक लाइम है उसका फॉर्मूला क्या है, स्लेक्ड लाइम है उसका फॉर्मूला क्या है, लाइम स्टोन है उसका फॉर्मूला क्या है, बुझा चूना जिसे आप लोग बोलते हो है ना हिंदी में, तो उसका फॉर्मूला क्या है.
और इसकी जो रिएक्शन है कि हमारा CaOH है, उसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो वॉल है वो शाइन क्यों करती है वाइट वॉश होने के बाद कुछ टाइम के बाद। तो ये जो इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर करने हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन होता है उसका रिएक्शन, जब सनलाइट से AgCl का डिकम्पोजिशन होता है वो रिएक्शन ज़रूर करनी है। इतना पढ़ना है आपको चैप्टर 1 में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस इतना करिए, दैट्स इट। उसके बाद ही आपको कुछ हाथ लगाना है। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, एक एक चीज़ को समझ लो, आपको बहुत आसान लगेगा। एक दिन भी आपके लिए काफ़ी है, आप आधा आज कर लोगे, आधा कल कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, बहुत आसानी से कर पाओगे। चैप्टर 2 में सबसे पहले करना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ जब मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का पीएच पता होना चाहिए। जैसे जो सॉइल है जिसमें आपने कोई प्लांट लगा रखा है उसका पीएच कितना होना चाहिए। स्टमक में हमारा जब डाइजेशन होता है तो स्टमक में जो HCl बनता है तो उसकी वजह से स्टमक में पीएच कितना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच कितना होता है, ठीक है, आपका स्टमक में पीएच कितना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच कितना होता है, ठीक है, ये डेली लाइफ में आपको पता होना चाहिए। सॉइल का, वाटर का पीएच क्या होता है, वाटर में भी आपका डिस्टिल्ड वाटर का पीएच, रेन वाटर का पीएच, ठीक है, कुछ डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं उनका पीएच कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करते हैं जिससे H+ आयन या OH- आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। जो बेस होता है उसमें OH आयन होते हैं, एसिड में हमारे H+ आयन्स होते हैं, और एडिशन ऑफ वाटर से इनका जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है, डिक्रीज होता है। तो आपको डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि कभी भी डाइल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीकर में ले लेते हैं वाटर और इसके अंदर ड्रॉप करके हम एसिड या बेस को ऐड करते हैं। इसका रिवर्स नहीं करते, कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते। उसका 2 मेन कारण होता है, एक तो हमारा बीकर क्रैक हो सकता है, दूसरा स्प्लैश आउट हो सकता है, बर्न हो सकता है, स्क्रीन बर्न, क्लॉथ बर्न, ठीक है। तो डाइल्यूशन का प्रोसेस एंड ये 2 रीजन जो है ये आपको पता होने चाहिए। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH के क्या क्या यूज हैं ये आपको करना है, और इनसे कौन सा हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, क्या यूज है और इनसे हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, कौन कौन से, ये आपको पता करने हैं, पढ़ने हैं। इसके अलावा केमिकल नेम, फॉर्मूला एंड यूजेस। देखिए कॉमन नेम हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसका कॉमन नेम है। जैसे आप निक नेम आपके घर पे होते हैं वैसे इनका ये निक नेम है। इनके केमिकल नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, 3 चीज, केमिकल नेम, फॉर्मूला और यूज। फॉर्मूला जब मैं बोलती हूँ तो उसको CH, ठीक है, जो ऐसे लिखते हो ये फॉर्मूला होता है। केमिकल नेम, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, तो जो इसका फॉर्मूला है उसी से उसका नाम बनता है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम, फॉर्मूला और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। 4 चीज़ों का आपको ये करना है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रही हूँ तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसा होता है, जिप्सम से, कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये बनता है, ठीक है, आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O उसका कितना % होता है, ठीक है, यहाँ पे 2H2O है, ½ H2O है, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए जिप्सम में कितना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना होता है। तो ये चारों का आपको केमिकल नेम, बेसिक नेम, ठीक है, फॉर्मूला एंड यूज पता करना है, पढ़ना है। अगला है मेटल रिएक्ट विद एसिड। आपको कुछ बेसिक रिएक्शंस दिए हैं वो पता होना चाहिए कि जब भी हमारा मेटल रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, किसी भी कोई भी मेटल हो गया हमारा, ठीक है, मेटल रिएक्ट विद किससे, एसिड। जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो हमारा बनता है एक तो सॉल्ट प्लस हमारा क्या बनता है, H2 गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताएगा कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस आप चेक कैसे करोगे, क्योंकि इसे अगर हम जलाएं, इसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएं तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड प्लस बेस करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर, तो न्यूट्रलाइजेशन करना है। इसके अलावा रिएक्शन जब हमारा कार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच टर्न
जो आपका लाइम वाटर होता है, चूने का पानी, उसका कलर वो मिल्की कर देता है। उससे हम टेस्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो हाइड्रोजन, जब भी कार्बोनेट के साथ तो CO2, सी से कार्बोनेट, सी से CO2। ये ध्यान रखना है आपको। बेसिक रिएक्शंस पता होनी चाहिए तो आप लोग कर लोगे। इसके अलावा आपको करना है 6 नंबर पे इंडिकेटर। जब मैं बोल रही हूँ इंडिकेटर तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं हमारे पास, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हैं, ठीक है। और इससे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है कि कहीं हल्दी का दाग लग गया, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप सोप अप्लाई करते हो तो उसका कलर रेड क्यों हो जाता है। या फिर आपको इस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपके पास H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आप इसे न्यूट्रल करने के लिए क्या करोगे। H+ आयन है, इसका मतलब इसके अंदर एसिड है। न्यूट्रल करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर OH आयन डालोगे। OH आयन डालने का मतलब क्या है, आपको इसमें बेस ऐड करोगे। तो इस तरीके का केस स्टडी क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। तो ये हो जाता है सारा आपका चैप्टर 2 से, जो मोटे तौर पे आपको सबसे पहले देखना है और इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका हमारा हाफ चैप्टर ही आ रहा है केवल, और हाफ चैप्टर इसका डिलीट हो चुका है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको करना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका क्या आ जाता है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है तो उसकी जो वायर बनानी है तो कौन से मेटल की प्रॉपर्टी की वजह से हम बना रहे हैं, तो किसकी वजह से, सोनोरस की वजह से बनाते हैं क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर आपको बर्तन बनाना है, ठीक है, यूटेंसिल बनाना है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से करोगे, उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए करोगे, मेलिएबिलिटी है इसलिए करोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको तार बनानी है तो कौन सी प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है डक्टिलिटी के लिए हम करेंगे। तो इस तरीके से हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं उनको रिवाइज करना है, डेफिनेशन भी करनी है, एज वेल एज उसका आपको ये भी पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है, कहाँ यूज होता है। केमिकल प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की, तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपका आ जाता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है सेम चीज, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जब हमारा नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, ये आपको करना है। एक आपका टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन बस आपको पता होनी चाहिए कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपको रटी होनी चाहिए, गाने की तरह, जनगण मन की तरह रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। और रिएक्टिविटी सीरीज से आपको या तो केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि यहाँ पे अगर कॉपर सल्फेट है, इसमें आयरन नेल डाला तो क्या कलर चेंज होगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि दो बच्चे हैं, उन्होंने अलग अलग बीकर लिया, इसने इसके अंदर आयरन डाला, इसने इसके अंदर कोई और एलिमेंट डाला, तो उसका कलर क्या चेंज होगा, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा वीक है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस पुट कर लोगे। नंबर 3 है एक्सेप्शन केस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखिए मेटल एंड नॉन मेटल के आपको एक्सेप्शन केस बुक में दे रखे हैं, यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। जैसे मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल आर सॉलिड इन नेचर, तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा एक ऐसा मेटल बताइए जो लिक्विड है, तो आपको पता है मरकरी है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। मेटल हमारे कैसे होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं, तो बोलेगा एक ऐसा मेटल बताओ जो सॉफ्ट होता है, तो आपको पता है सोडियम पोटेशियम, चक्कू से भी काट सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे वो एक्सेप्शन केस पूछता है कि जो हमारे नॉन मेटल हैं ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बैड कंडक्टर होते हैं, तो ऐसा नॉन मेटल बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आपको पता है ग्रेफाइट करता है। तो इस तरीके से जितने भी एक्सेप्शन केस है आपकी बुक में 5-6 लाइन दे रखा है एनसीईआरटी में गाइस, उसको ध्यान से पढ़ लो, वहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा
हमेशा से है, 10 साल पुराने पेपर देख लो, 20 साल, हमेशा से आता है और एमसीक्यू में तो ज़रूर पूछेगा। ठीक है, इसके बाद आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि कैटायंस क्या होते हैं और एनायंस क्या होते हैं। जब भी हमारे जो मेटल या नॉन मेटल हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो Mg2+ बना लेता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो Cl- बना लेता है। इनको हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं, कैटायन एनायन बोलते हैं। और इनसे जो कंपाउंड बनता है जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na+Cl-, तो ये कैसा कंपाउंड बनाता है? आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसकी आपको प्रॉपर्टीज करनी है कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रॉपर्टीज आपको करनी है, बस इतना करना है चैप्टर 3 में। इसके बाद का जो पोर्शन है वो रिमूव हो चुका है। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। आप फिजिक्स से पहले बायोलॉजी पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री खत्म हो गई, बायोलॉजी से आपका इकलौता चैप्टर आ रहा है। मार्किंग में भी मैं अगर आपको बता दूं तो चैप्टर आपके हैं 1, 2, 3। चैप्टर 1, 2, 3 आ रहे हैं केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर मिला के आपके बन जाते हैं 15 मार्क के। ठीक है, 15 मार्क्स बन जाते हैं अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं चैप्टर नंबर 6, ये अकेला चैप्टर अराउंड 10 नंबर का है। बायोलॉजी से केवल एक ही चैप्टर आ रहा है और यहाँ पे ये अकेला 10 नंबर का बनेगा। ठीक है, और 12 से 15 नंबर बनेगा चैप्टर 10 और 11 का। तो 10 नंबर अकेला चैप्टर दिला रहा है, इस चैप्टर को जरूर करें। सबसे पहले आपको करना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब मैं बोल रही हूँ तो फोटोसिंथेसिस का आपको केमिकल रिएक्शन, प्रोसेस, रॉ मटेरियल सब कुछ। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। CO2 + H2O, ये जो रिएक्शन है कि यहाँ पे आपका सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा, यहाँ C6H12O6 बनाएगा प्लस O2 रिलीज होगा। इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको रटी होनी चाहिए। यहाँ पे रॉ मटेरियल CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल होता है। यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, जिसे ग्लूकोज बोलते हैं या प्लांट्स का फूड बोलते हैं। O2 ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस वाला जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको बहुत अच्छे से करना है। केमिकल रिएक्शन को विद बैलेंस याद होनी चाहिए। अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन प्रोसेस। न्यूट्रिशन प्रोसेस आपको जब करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल आप पढ़ेंगे कि फूड पाइप हमारी है, फिर स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक का जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स याद करने हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम मैंने आपको शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट इन मिनट में भी करा रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। माउथ में सलाइवरी एमाइलेज होता है, स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, पेप्सिन होता है। ठीक है, कहाँ पे पेप्सिन है, कहाँ पे ट्रिप्सिन है, कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ पे रिलीज होते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं, ये आपको करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम है, स्टमक में कौन सा है, माउथ में कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको डाइजेस्टिव एंजाइम जरूर करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगला है आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है उसका एक पाथ डायग्राम है, रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, रेस्पिरेशन पाथवे आपको इस तरीके से दे रखा है कि C6H12O6 ये हमारा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे वो पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट में कार्बन 3 हो जाते हैं। तो और इसके बाद फिर आगे रिएक्शन होता है कि आपका जो रिएक्शन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, कार्बन जो ग्लूकोज होता है वो 6 होता है, पायरुवेट जब ये वाला प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है? ये वाला प्रोसेस जब वो पायरुवेट बनाता है। ठीक है, पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं और यहाँ पे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो आपसे पूछता है कि जब आपका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो कहाँ होता है, क्या बनता है? कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लास 9th में पढ़ा है। और क्या बनता है? CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। जब लिमिटेड सप्लाई होता है तो क्या बनता है? और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो किस में होता है? ठीक है, ईस्ट में होता है। उसके बाद उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो आप पढ़ोगे कि मसल्स क्रैम्प क्यों होता है, जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या भागते हो तो मसल क्रैम्प क्यों होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो जो पाथवे है उसको ज़रूर रट लेना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का किस तरीके से ह्यूमन हार्ट फंक्शन करता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अरोटा का क्या फंक्शन होता है, आर्टरीज का फंक्शन, वेन का, कैपिलरीज का, ठीक है, क्या क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा एक्सेप्शन केस है कि जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, इनका फंक्शन होता है कौन ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करेगा और कौन CO2 वाला करेगा। बट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन अपने जो इनका मेन फंक्शन है उससे वाइस वर्सा का उससे उल्टा काम करती हैं, उससे उलट काम करती हैं। तो इसका जो फंक्शन है वो पता होना चाहिए। डबल सर्कुलेशन, मैंने आपको इन शॉर्ट हार्ट का फंक्शन पढ़ाया था इस तरीके से डायग्राम बना के, किस तरीके से हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है ना। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, कहाँ से हार्ट तक ब्लड आता है और कहाँ से ब्लड बॉडी तक जाता है। तो डबल सर्कुलेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो इसमें आपको ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन नाम से पढ़ाया होगा। जाइलम एंड फ्लोएम आपको करना है। 2 तरह के टिश्यू होते हैं। जाइलम जब वाटर एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फ्लोएम आपका क्या करता है, फूड प्रोडक्ट को प्लांट को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्टोमेटा का आपको डायग्राम करना है। स्टोमेटा गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है और इसका डायग्राम भी देख लेना है। इसके अलावा ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पे आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम आपका इकलौता चैप्टर है जहाँ से आपको डायग्राम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसका डायग्राम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम जहाँ पे आपका किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर है, ये वाला डायग्राम पता होना चाहिए। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम जब मैं बोल रही हूँ, जब आप एलिमेंट्री कैनाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि माउथ, इसको माउथ बोलते हैं। यहाँ पे टंग होगी, जो फूड पाइप है उसे ऑसोफेगस बोलते हैं। फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे पता होने चाहिए, क्योंकि वो कोई एक को मिस कर देगा और वहाँ पे लोकेट कर देगा ABC इसका क्या नाम है, या फिर सीक्वेंस बोल देगा कि इसका सीक्वेंस बताइए, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो आप बताओगे A होगा, फिर B होगा, C होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जब डायग्राम याद होगा तभी कर पाओगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चे भूल जाते हैं, ट्रेचिया कहाँ पे है, ठीक है, विंड पाइप को हम क्या बोल रहे हैं, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा क्यों होता है, ये सारे जो रीज़न है इनके डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करने। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारी जो दोनों किडनी है, फिर यहाँ पे यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लेडर, तो इस तरीके से आपको डायग्राम याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी टैकल हो जाएंगे। 4 डायग्राम आपको करने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। और यहाँ पे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम आप पढ़ोगे तो अलग से नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम करना है। ये हो गया पूरा कवर आपका चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का। अब हम चलते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, 10 चैप्टर, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं। तो जो डरते हैं उनको क्या करना है, जो नहीं डरते हैं उनको क्या करने हैं, दोनों बच्चे देख लेंगे। सबसे पहले रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड टेबल। रे डायग्राम आपको यहाँ पे कराया गया है। जो कॉनकेव मिरर होता है, आपको इसके 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ाई गई हैं कि इन्फिनिटी पे रखा है तो कहाँ बनेगा इमेज। तो इसके लिए आपको रे डायग्राम याद होना चाहिए, 6 की 6 कॉनकेव मिरर के लिए, और इसका टेबल। तो आपको जब टेबल याद होगी तभी आप रे डायग्राम बना पाओगे। तो टेबल आपको रटनी है। न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते मत करो, भाड़ में जाए। एक ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल का होगा, उस पर ध्यान मत दो। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो ये टेबल और रे डायग्राम आपको रटना ही रटना है। यहाँ का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल कर लेते हो तो कोई डर की ही बात नहीं है। ये आपको करना है। कॉन्वेक्स में केवल 2 ही केस होते हैं तो उसका भी टेबल करना है। इसके अलावा मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, 1/v + 1/u = 1/f। अगर आपको सवाल सॉल्व करना नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला एग्जाम में आ गया तो कम से कम आप फॉर्मूला तो लिख पाओगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, कितने गुना बड़ा या छोटा दिख रहा है, माइनस का v/u, और एक फॉर्मूला होता है v/u, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन का और मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल देगा। अगर आप कर लेते हो सॉल्व 2-4 लाइन का तो ठीक है, नहीं कर पाते तो इतना तो आपको करना ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन आता है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने
मैंने कराया था वहाँ पे भी दिया गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रट लेना, इससे 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन बन जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन होगा, इसलिए एमसीक्यू में बिल्कुल दे देगा। रे डायग्राम आपको लेंस का भी करना है और लेंस का भी मैग्निफिकेशन करना है। यहाँ पे आपके पास 2 तरह के लेंस होते हैं, दोनों ही तरह के लेंस में आपको जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए आपको टेबल याद करनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते तो मिरर और लेंस दोनों की टेबल आप लोग को अच्छे से याद करनी है। रे डायग्राम देखना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखना है और लेंस फॉर्मूला देखना है। देखिए अगर आप मिरर फॉर्मूला कर लेते हो ना तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला सेम ही होता है, एक में साइन प्लस होता है और लेंस में साइन माइनस होता है। मैग्निफिकेशन में जब कोई साइन नहीं होगा और इसमें साइन माइनस होगा। तो अगर आपको मिरर का याद है तो आपको लेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस साइन चेंज होगा। इसके बाद पावर ऑफ लेंस आपको करना है, इसकी डेफिनेशन पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, ठीक है। P = 1/f होता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर इसकी यूनिट होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए SI यूनिट। और इस पे बेस्ड आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा कि भाई फोकल लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर है, पावर निकालो। तो क्या करना है, 1 से डिवाइड ही तो करना है। तो 1/50 करोगे, इसे तो माउथ से कैलकुलेट करके डायप्टर में आप लोग बता दोगे। तो इस पे न्यूमेरिकल आता है, तो भाई ये 6ठी क्लास के बच्चे का न्यूमेरिकल है, इसे आप छोड़ नहीं सकते, इसे आपको करना है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे आपसे पूछता है कि जो गाड़ी का रियर व्यू के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, फ्रंट में गाड़ी का कौन सा मिरर होता है। तो इसका जो यूज है वो कर लेना। जिस बच्चे को डायग्राम से डर लगता है तो वो टेबल याद कर ले, रे डायग्राम कर ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला और इनका यूज कर ले। और जो न्यूमेरिकल कर सकते हैं वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी लगा ले। इतना पढ़ना है आपको चैप्टर 10 से। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ पे बेटा ह्यूमन आई को तो काट दिया है, बस कलरफुल वर्ल्ड ही बचा है, ठीक है। तो जो इसका मायोपिया वो सब था वो तो कट चुका है सिलेबस से, तो केवल कलरफुल वर्ल्ड ही है। कलरफुल वर्ल्ड में बस कलरफुल पढ़ना है। सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है इससे रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। जब भी व्हाइट लाइट एंटर होती है तो यहाँ से 7 कलर में स्प्लिट होती है, जिसे हम डिस्पर्जन बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पे उल्टा प्रिज्म रख देते हो तो यहाँ से जो व्हाइट लाइट यहाँ से जो निकलेगी वापस से व्हाइट लाइट निकलेगी। इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग को ध्यान से पढ़ लेना है, इस पर क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है। अगला है वाई डेंजर, जो भी डेंजर साइन होते हैं या जो रेड लाइट बनाई जाती है वो सब रेड कलर का क्यों बनाया जाता है, वेवलेंथ का इसका पीछे रीजन है, उसे पढ़ लेना। जो स्काई है, वाई कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू, जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है जब हमारा क्लियर डे होता है। इसके अलावा अर्ली सनराइज, डिले सनसेट, मैंने पूरा चैप्टर सिंगल वीडियो में 40-45 मिनट में पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो में पढ़ा रखा है और उसके MCQ भी करवाए हुए हैं। तो आप लोग PKD साइंस प्लेलिस्ट देख लीजिए। 0 से हीरो सीरीज़ है क्लास 10 की, 0 से हीरो प्लेलिस्ट, वहाँ पे सारे MCQ वीडियोज़ हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अर्ली सनसाइट और डिले सनसेट क्या होता है कि पहले ही 2 मिनट पहले ही सूरज आपको ऊपर नज़र आने लगता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, बल्कि वो नीचे होता है। और डिले सनसेट डूबने के बाद भी वो दिखाई देता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, एक लाइन में आपको पता होना चाहिए, एक वर्ड में। लाल कलर क्यों हो जाता है आसमान का जब हमारा सनराइज या सनसेट होता है, ठीक है। ट्विंकल ऑफ स्टार के पीछे 2 मेन रीज़न होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, जो पोजीशन शिफ्ट और दूसरा रीज़न भी, ठीक है, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, ये वाला प्रिज्म वाला किया होगा तो रेनबो फॉर्मेशन क्लियर होगा, ये भी पढ़ाया है। टिंडल इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। इतने टॉपिक्स ही आपको करने हैं मोटे मोटे, जो 11 चैप्टर से आते हैं। आई होप अगर आप इन टॉपिक्स को देख लियो तो आपका डर थोड़ा सा खत्म होगा और आप बस इतना पढ़ लेते हो तो आप लोग 90 to 95% पेपर कवर कर पाओगे। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे पेपर में आपके डायरेक्ट MCQ आते हैं, केस बेस एक पंगा चल गया है, केस बेस आता है, असर्शन रीजन आता है, डायग्राम क्वेश्चन आता है। तो मैं क्लियर कर दूं, जो डायरेक्ट MCQ है ये सारे यहाँ से बन जाएंगे। केस बेस क्वेश्चन है, इन्हीं टॉपिक में से आपको केस बेस मिलेगा। एक केस बेस मिलेगा चैप्टर 1, 2 या 3 में से, केमिस्ट्री में से केस बेस मिल जाएगा जहाँ पे एसिड बेस से बहुत चांसेस है, और एक केस बेस बन जाएगा आपका फिजिक्स से, ठीक है, लाइट से या हाँ चैप्टर लाइट से, चैप्टर 10 से। तो आपका जो केस बेस क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 या 3 से बन जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज से या एसिड बेस से। दूसरा आपका केस बेस बन जाएगा एक चैप्टर 10 से। तो आपका केस बेस जो क्वेश्चन है ना वो 2 या 3 ही आएगा, जिसमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना होगा। इसके अलावा असर्शन रीजन क्वेश्चन, जितने मैंने टॉपिक बताए इसे आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो इसी में से आप असर्शन रीजन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। हर चैप्टर से एक ही असर्शन रीजन, 6 चैप्टर हैं तो आपके 6 असर्शन रीजन या 7 मिल जाएंगे, जो इन्हीं टॉपिक से होंगे जिन्हें आप बहुत ही ईजिली सॉल्व
सॉल्व कर पाओगे। डायग्राम मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 6 से आप जो डायग्राम बताए हैं वही करने हैं, उसी में से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, बस इतना कर लो, आपको एक दिन में बहुत अच्छे से ये तैयारी हो जाएगी। सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं, सपोर्ट मटेरियल उठा के देखो, पूरा नोट मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं और आपके लिए प्रैक्टिस और रिवीजन करवा दूं। सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बता दीजिए, जिससे अगर कोई बच्चा परेशान है तो एक बच्चे की आप हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।